नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। कल बंगाल में चौथे चरण का चुनाव होने वाला है और उससे पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच लड़ाई तेज होती जा रही है। ममता बनर्जी को इलेक्शन कमीशन के नोटिस मिलने के बाद अब चौथे चरण की जंग और दिलचस्प और तेज हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर हैं और आज भवानीपुर में अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी पर कई हमले बोले। सुरक्षा बलों के मुद्दे को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी को घेरा तो ममता बनर्जी की ओर से भी पलटवार किया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि सुरक्षा बल चुनाव में बीजेपी की मदद कर रहे हैं। जिस प्रकार की टिप्पणी ममता दीदी ने सुरक्षा बलों के लिए की है, मुझे आश्चर्य है कि सार्वजनिक जीवन में मेरा बहुत लंबा समय गया है, मैंने ऐसी टिप्पणी कभी नहीं देखी। कोई राज्य की मुख्यमंत्री और राजनीतिक दल की अध्यक्षा अगर ये कहती है कि सीएपीएफ का आप घिराव कर लो, उनको घेर लो, रोक लो, मैं नहीं ऐसा दृश्य मेरे राजनीतिक जीवन में देखा है। ये क्या कहना चाहती है? पैरामिलिट्री फोर्सेस पर कंट्रोल चुनाव आयोग का होता है। इतनी सादी सीधी बात भी अगर उनको मालूम नहीं है तो मैं मानता हूं कि उनकी बौखलाहट बहुत बड़ी हो गई। प्रतिदिन ইলেকশনের দিন ক্যাম্পেইনিং করে আমরাও করি, কারণ উনি না করলে আমরা করতাম না। পরীক্ষা पे चर्चा, और तुम चर्चा करो आउट स्टेट में, बंगाल में क्यों इलेक्शन चल रहा है, তখন কোন ভায়োলেট হয় না? অমিত শাহ রোজ জায়গা ভুলে যায়, কোন ভায়োলেট হয় না। আর মমতা ব্যানার্জি জনগণের কাছে বক্তৃতা দিলে কোন ভায়োলেট হয়। আমি জনগণের সাথে ছিলাম, আছি, থাকবো। तो कल बंगाल में वोट डाले जाने और उससे पहले जगह जगह हिंसा की खबरें भी आ रही हैं और इसको लेकर बीजेपी और टीएमसी लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर भवानीपुर की है। आरोपों के मुताबिक यहां थाने में शिकायत करने आए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के काफिले को घेर लिया गया। बीजेपी का कहना है कि 100 से ज्यादा टीएमसी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। दूसरी तस्वीर दुर्गापुर की है। बीजेपी का आरोप है कि यहां टीएमसी के गुंडे उनके ऑफिस में घुस आए, तोड़फोड़ की, मारपीट की। और तीसरी तस्वीर है कूच बिहार की। टीएमसी का आरोप है कि यहां बीजेपी के गुंडों ने उनके प्रत्याशी गिरीन्द्र नाथ बर्मन पर जानलेवा हमला किया है। तो हिंसा की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से। कार्यकर्ताओं पर लगातार हमला होना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर विगत 2-3 दिनों में ही हमला हुआ। कल भवानीपुर में पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे कार्यकर्ता बैठे थे, तब उन पर हमला हुआ और इस हमले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के एक भी नेता की खंडन की टिप्पणी नहीं है। ये लोग मुंह इशारा कर रहे हैं, मौन इशारा कर रहे हैं कि आप करिए। सार्वजनिक जीवन में इतना तो एक आम बात होती है कि किसी भी हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा होती है, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं पर हिंसा होती है, सभी लोग इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। রাজবংশী চিরকাল সম্প্রদায় প্রার্থী তাকে মেরেছে, সে হসপিটালে ভর্তি। সুজাতা মন্ডল চিরকাল প্রার্থী আরামবাগে লড়তে গিয়েছিল, তাকে মেরেছে, তার সিকিউরিটির মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। মানস গোঘাটে তাকেও মেরেছে। জিজ্ঞেস করুন নন্দীগ্রামে আজকে আমি যে ছেলেটার কথা বারবার বলছিলাম, সেই ছেলেটা আজকে মারা গেছে। ট্রমা সেন্টারে যে ছিল মান্না, वो आज के मारा गया। কে মেরেছে? अपनी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने असदुद्दीन ओवैसी पर भी करारा हमला किया है। ओवैसी ने पीएम की एक मुस्लिम युवक जुल्फिकार के साथ फोटो वायरल होने के बाद कहा था कि वो कागज नहीं दिखाएंगे, जिस पर अमित शाह ने कहा कि अगर ओवैसी को मोदी जी की उस तस्वीर से तकलीफ है तो वो भी किसी हिंदू के साथ फोटो खिंचवा लें। बहुत सारी टिप्पणियों पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता, मैं उनको इतना ही कहता हूं वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खींचा ले जरा। चलिए, ओवैसी जी की बहुत सारी टिप्पणियों पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता, मैं उनको इतना ही कहता हूं वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खींचा ले जरा।
तो 3 चरण पूरे हो चुके हैं और ये तीनों चरण बड़े दिलचस्प हैं, लेकिन आने वाले 5 चरण और दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि राजनीतिक हिंसा इन तीनों चरणों के दौरान हुई है। आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं और लगातार हो भी रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। अब तो ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत भी की थी चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग में शिकायत की थी बीजेपी ने, जिसके बाद अब ममता बनर्जी को जवाब भी देना है। कल सुबह यानी कि 10 अप्रैल सुबह 11 बजे तक की लिमिट दी गई है ममता बनर्जी को इसका जवाब देने के लिए कि भाई आपने क्यों इस तरह का स्टेटमेंट हमारी सेंट्रल फोर्सेस के अगेंस्ट दिया है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, अपनी अपनी जीत के दावे हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं और इनके बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इस पर हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। पूरा पैनल मेरे साथ है। जो लोग मेरे साथ जुड़ गए पैनल में, मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस आपको कराता हूं अपने पैनल से। मेरे साथ जय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, संजय चक्रवर्ती जी, प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस, सुमन अनपन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, सुनीत चोपड़ा जी नेता सीपीआई और संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मैं आपको बता दूं कि दीपांकर भट्टाचार्य जी भी इस पैनल में मौजूद हैं, सीपीआई एमएल के महासचिव हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जो रिएक्शन है, मैं संजय चक्रवर्ती आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। अमित शाह ने आज कहा कि हम जीत रहे हैं, जो पहले 3 चरण हैं उसमें 63 से 68 सीटें हमारी आ रही हैं और इसी वजह से दीदी डर गई है और ये जो डर है वो बौखलाहट के तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। इसीलिए वो कभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को लेकर अनर्गल स्टेटमेंट देती हैं, तो कभी एक तरह से तुष्टिकरण करने की कोशिश करती हैं अपने स्टेटमेंट के जरिए। देखिए, ऐसा है कि अमित शाह जी तो 2019 से लगातार जीतते ही चले आ रहे हैं। तो उनका एक फोकस रहता है जब से गृह मंत्री बने हैं। वो हर राज्य जो है एक लंबा बड़ा टारगेट छोड़ते दिखते हैं। दिल्ली में भी जो है 60 सीटें जीत रहे थे, झारखंड में भी जीत रहे थे, राजस्थान में भी जीत रहे थे, छत्तीसगढ़ में भी जीत रहे थे। तो उसका तो बड़ा टारगेट रहता है, वो बात है तो मानना पड़ेगा कि जीत रहे हैं। इसलिए तो है कि जब हमको को पता चलेगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ठीक है, वो जनता बताएगी। अमित शाह जी के बताने से थोड़ी हो जाता है कि बताएंगे तो बता सकते हो, कह सकते हैं 68 से 72 सीट हम जीते हैं, हम मान थोड़ी लेते। उनका जो अपनी स्ट्रेटेजी है वो उसी हिसाब से चले, क्योंकि वो हवा में पूरी तरह से बातें होती है। हमारा है ग्राउंड डिविजन, गरीब पार्टी है, हम जमीनी स्तर पे काम करते हैं और जमीनी स्तर पे ही हम जो है पूरी तरीके से हम पार्टी से तो उसी पे ही हमारा काम चल रहा है इस समय, और तेजी से चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और हमें पता है कि हम 210 से लेकर के 225 सीट हम लेकर के आने वाले हैं। आपको लगता है कि जो सेंट्रल फोर्सेज हैं जो इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जुटी हुई हैं, उन पर टीका टिप्पणी करना ठीक है? ममता बनर्जी ने जो टिप्पणी की कि ये तो भाई बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, उनको घेर लो जाकर, ये ठीक है क्या? ऐसा है कि टीका टिप्पणी हमारे जो नेता है, राष्ट्रीय नेता है, पार्टी के संस्थापक है, उनकी टिप्पणी की है तो उन्होंने जरूर कुछ देखा होगा, तभी किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे ही उन्होंने कर दिया हो। 10 साल से मुख्यमंत्री हैं तो कुछ सच्चाई जरूर होगी, वरना कोई ऐसे ही बिना मतलब किसी को टीका टिप्पणी नहीं करता है। कहते ना, अगर धुआं निकला है तो कहीं ना कहीं आग जरूर। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है ना कि अपनी राजनीति से कम हमारी फोर्सेस को तो दूर रखिए सर। राजनीति में तो टीका टिप्पणी चलती है, आप एक दूसरे राजनीतिक शख्सियतों पर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फोर्सेस को, जिनको लगाया गया है कि वहां पर बहुत अच्छी तरीके से चुनाव वहां पर हो, इसलिए फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है, तो वहां पर यह कहा जाता है कि नहीं भाई ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, इनको घेर लो, ये ठीक है? अगर पूरे भारतवर्ष में अगर किसी का सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति है तो वो हमारे आर्मी है, हमारे फोर्सेस है, जो जिनकी वजह से हम घर में चैन से नींद सोते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो हो सकता है कि उनकी गलती से या जो है अनजाने में कुछ हुआ होगा। क्योंकि देखिए, मैं पहले बता रहा हूँ, एक जिम्मेदारी के साथ अगर दीदी ने कुछ बोला है तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोला होगा। ठीक है। जय चौधरी, आपको ये लग रहा है कि संजय चक्रवर्ती जी ठीक तरीके से डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं ममता बनर्जी को? मुझे लगता है कि शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं सुमन अर्पण जी के पास चल रहा हूं उसी सवाल को लेकर। सुमन जी, क्या आपको यही लग रहा है कि ममता बनर्जी ने जो कह दिया, अब उनकी पार्टी वो डिफेंड नहीं कर पा रही ठीक तरीके से इस बात को? ममता बनर्जी के, रोहित जी देखिए, जितने भी आरोप लगाए हैं बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं। जैसे सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष और संविधान के हिसाब से चलता है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस चुनाव आयोग के पास होती है, वो ना तो किसी स्टेट गवर्नमेंट के देश के लिए निष्पक्ष
उसके जो पैरामिलिट्री फोर्स उनका काम बिल्कुल एक स्टेज प्ले जाना है, बिल्कुल बिना किसी हिंसा के, बिना किसी ताकि किसी भी तरह की हिंसा की भावना ना हो, किसी निष्पक्षता बनी रहे। उन्हें जो देश की न्याय सबके लिए समान और सर्वोपरि है, और चुनाव के माध्यम से ही जनता अपने उसको चुनती, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। किसी आनी बिल्ली खंबा आज आवाज, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही, मुझे लगता है कि एक बार कनेक्शन आपका चेक करना पड़ेगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। संजीव कौशिक जी, आपस की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, ठीक है, वो समझ में आता है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई से कम से कम जो फोर्सेज है उनको दूर रखना चाहिए। देखिए रोहित जी, आज मैं जब अमित शाह जी को सुन रहा था तो दो चीजें महत्वपूर्ण आई। वो कह रहे थे कि ममता बनर्जी हार से बौखला गई है, उनको अपने हार की समीक्षा करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप दो तरीके से देख सकते हैं, क्या वाकई ममता बनर्जी हार गई है, इसकी वजह से वो बौखला गई है, कब चुनाव हो गया, किस चुनाव में वो हार गई, और कौन से मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। आप इसे आत्ममुक्ता से लवरेज एक ऐसे गृह मंत्री के भाषण के तौर पे या स्टेटमेंट के तौर पे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जब इसके पीछे की रणनीति आप देखते हैं, चुनाव आयोग पर इस तरह के प्रश्न खड़े किए जाते हैं या फिर सीआरपीएफ के ऊपर ममता बनर्जी द्वारा इस तरह के प्रश्न खड़े किए जाते हैं, तो इसके कई कारण हैं। क्योंकि हमने देखा है कि 2019 के चुनाव की बात हो या इस चुनाव में भी, जिस तरह से विपक्ष के लोगों की या दूसरे पार्टी के पक्ष के लोगों की तरफ से यदि कोई आरोप लगाया गया और चुनाव आयोग ने त्वरित कार्रवाई नहीं की और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, और यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई आरोप लगाया गया उस पर जितनी जल्दीबाजी में उन्होंने एक्शन लिया, हमने देखा है किस तरह से असम में हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर आरोप लगने के बाद में किस तरह से उनको एक सजा के तौर पे दी गई और किस तरह से उस सजा को कम कर दी गई। जाहिर सी बात है, इससे एक मैसेज तो जाता ही है कि कहीं ना कहीं प्रेशर में और दबाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काम कर रही है जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो इस पे प्रश्न खड़ा करना कोई नई बात नहीं है, उसके कई कारण है जिसकी वजह से ऐसा खड़ा करना पड़ रहा है। हमने ये भी देखा है कि जिस तरह से जब नोटिस देने की बात है, ममता बनर्जी को नोटिस देने की बात है, तो क्या हम नहीं जानते हैं कि बातचीत करने के तरीके में, लहजे में अंतर हो सकता है, लेकिन वही बात देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया, यदि मैं कह दूं सारे हिंदू एक हो जाओ, मुझे वोट दो, तो मुझे 8-10 नोटिस मिल जाते। तो जो कहना था वो तो कह ही दिया उन्होंने। तो ये कहने के तरीके को क्या देश के चुनाव आयोग बात नहीं समझ पा रही है, इतनी वो नादान है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं और इसका असर क्या है। तो देखिए, चुनाव आयोग पहले दिन से ही, पहले प्रथम चरण के चुनाव से लेकर के अभी तक जो भूमिका रही है, बिल्कुल दर्शक मुंह पर पट्टी लगाए, बिल्कुल अंधभक्त के जैसे चुनाव आयोग की प्रक्रिया रही है। कैसे? जी ठीक है। जय चौधरी जी, सीधे तौर पर आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़ा किया जा रहा है। दरअसल ये कहने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी चला रही है चुनाव आयोग, जैसे कि पहले भी आरोप लगते रहे। रोहित जी, सबसे पहले तो बोलूंगा कि इन लोगों को चुनाव आयोग पे जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पे उंगली न उठाएं, क्योंकि एक उंगली उनके ऊपर उठाएंगे तो 3 उंगली इनके खुद की तरफ होता है। आज हमारे तृणमूल के जो प्रवक्ता थे संजय चक्रवर्ती जी, उन्होंने भी कहा कि जब दीदी ने कुछ बोले होंगे जरूर कोई न कोई संदर्भ में बोले होंगे। एक चीज सुन लीजिए कि आज ये पैरामिलिट्री फोर्सेज, आज ये हमारे सीआरपीएफ फोर्सेज इतनी सारी अपने जान के बाजी खेल करके, अपने जान पे बाजी खेल करके अपने आप को, अपने जान को निछावर करके देश की रक्षा करते हैं, और उनके सर्विस पे आप सवाल उठा रहे हो, उनके करियर पे आप सवाल उठा रहे हो। वही सीआरपीएफ वाले वही अभी बलिदान हुए हैं और उसी पे आप आवाज उठा रहे हो। जो अपने मृत्यु चिंता नहीं करते हैं, जो देश की सेवा करते हैं, आप उस पर आवाज उठा रहे हो। ये क्या सही है? आज गलत चीज को जस्टिफाई करने के लिए सब दल लग गए हैं। आज संजय चक्रवर्ती जी, जो चीज सही है सही, जो गलत है गलत है। आज ममता बनर्जी ने जो गलत बयान दिया है उसके उनके निंदा करना चाहिए था, आज उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ गए? ठीक है, एक रिएक्शन, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। सुनीत चोपड़ा जी भी हैं मेरे साथ। एक रिएक्शन सुनीत जी का, फिर मैं चल रहा हूं सीधा दीपांकर जी के पास। सुनीत जी, इस पर एक रिएक्शन आपका। पॉलिटिकल लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन ये पॉलिटिकल लड़ाई अब बहुत ज्यादा आगे तक पहुंच गई है, अब फोर्सेस को भी निशाना बनाया जा रहा है इसमें। एक रिएक्शन इस पर आपका, फिर मुझे दीपांकर जी के पास जाना है। क्योंकि किसी को बचाया नहीं जा रहा जी। आज की खबर है कि 39,000 करोड़ रुपए का घोटाला राफेल डील में हुआ है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लंबे अरसे तक इसको दबा के रखा था। हम आज सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपने इस देश का इतना नुकसान किया है और इसके बिल्कुल सारे सबूत आए हुए हैं, आपने कैसे इसको दबा के रखा? और हिंदुस्तान की जनता
अब आपकी खिंचाई करेगी क्योंकि आपने देश को लूटा है। जी 39,000 करोड़ रुपया छोटी रकम नहीं है और ये दिया गया है राफेल डील में। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। दीपांकर जी भी मेरे साथ हैं, मैं दीपांकर जी के आज पास की खबर है। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। दीपांकर भट्टाचार्य जी भी मेरे साथ हैं, सीपीआई एमएल के महासचिव हैं। दीपांकर जी, इस डिबेट में आपका भी स्वागत है। आपका रिएक्शन में सबसे पहले तो बंगाल इलेक्शन में जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप इस वक्त किए जा रहे हैं, एक पहला रिएक्शन उस पर, और फिर मैं लेफ्ट के सवाल पर आगे आपके पास आऊंगा। नहीं, जहां तक देखिए आप कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप, हमें लगता है कि सवाल वो नहीं है। सवाल है कि चुनाव आयोग ने एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव आयोग का है जी, और जब इतना लंबा शेड्यूल, यहाँ 8 फेज का चुनाव आज तक हिंदुस्तान के किसी सूबे में कभी नहीं हुआ है, और इस समय चुनाव आयोग ने ये कहा था कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होगा और इसीलिए 8 चरण का हो रहा है। तो सवाल इसलिए उठ रहा है कि 8 चरण का मतलब है कि लंबा चुनाव प्रचार चल रहा है, ज्यादा भाषण हो रहे हैं, और जितने बड़े बड़े भाषण हो रहे हैं हम देख रहे हैं कि जबरदस्त भड़काऊ भाषण हो रहे हैं, जिसमें जबरदस्त तरीके से सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश हो रही है। हमने शुभेंदु अधिकारी के भाषणों पर चुनाव आयोग के पास एक शिकायत दर्ज की थी 31 मार्च को। कल चुनाव आयोग ने हमारे इस शिकायत के आधार पर शुभेंदु अधिकारी से जवाब तलब किया है 24 घंटे के अंदर, लेकिन हमें लगा कि जो चुनाव आयोग ने जो उनसे जवाब तलब किया है वो बहुत हल्के तरीके से किया है, और इसीलिए हमने चुनाव आयोग के पास फिर से आज एक शिकायत हमने भेजी है, क्योंकि उनका जो भाषण था शुभेंदु अधिकारी का, वो महज किसी व्यक्ति को सम्मान और असम्मानित करने का सवाल नहीं था। वो पूरे एक ममता बनर्जी को जब आप ये कह देते हैं कि रोहिंग्या का खाला है और घुसपैठियों के फूफू है, तो आप पूरे बिल्कुल एक सांप्रदायिक भड़काऊ भाषण करते हैं। रोहिंग्या शरणार्थी जो इस समय दुनिया के पैमाने पर सबसे असहाय लोग हैं, अब उनके बारे में आप इस तरीके से टिप्पणी जो करते हैं वो बिल्कुल गलत है। जब अमित शाह असम के चुनाव में जाकर के आत्मनिर्भर असम बनाम मौलाना निर्भर असम की बात करते हैं, उस पर शिकायत की जाती है, चुनाव आयोग चुप रहता है। तो ये गंभीर सवाल उठे हैं। आप जो फोर्सेस के बारे में कह रहे हैं, तो हमें लगता है कि फोर्सेस से तो अपेक्षा ही की जाती है कि फोर्सेस की मौजूदगी से चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होगा, लेकिन अभी भी चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल नहीं हो रहा है। और सवाल है कि जहां कोई गंभीर कोई शिकायत हो, जैसे एक गंभीर शिकायत आई है तारकेश्वर से, एक माइनर लड़की ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक आरोप लगाया है, और जिसको बंगाल के चिल्ड्रंस कमीशन ने उसकी पुष्टि करके भेजा है। तो हमें लगता है कि जब इतना कोई गंभीर आरोप, ये कोई बेबुनियाद आरोप नहीं है, एक बहुत ठोस आरोप है, तो जहां कोई ठोस आरोप आएगा और वो भी एक माइनर गर्ल की ओर से उनके अपने सिक्योरिटी को लेकर के, तो उसको बहुत गंभीरता के साथ लेना चाहिए। और कम से कम ऐसे जिनके ऊपर शिकायत आई है उनको तो इस समय चुनाव ड्यूटी से तो बाहर कर ही देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने उचित गंभीरता नहीं दिखाई है। तो सवाल है कि चुनाव आयोग से हम यही अपेक्षा करेंगे कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया, कोड ऑफ कंडक्ट जब जारी किया है तो उस पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देखिए, जैसे कोविड के दौर में चुनाव हो रहा है, आप देखेंगे कोविड के क्या प्रोटोकॉल है, और जो अमित शाह के रोड शो हो रहा है या अन्य नेताओं के भी जो रोड शो हो रहा है, वहां किसी तरह के कोई कोविड प्रोटोकॉल की परवाह नहीं है। मुझे तो लगता है कभी कभी डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड की किताब याद आ जाती है। मोदी जी जब मुख्य प्रचारक, प्रधान प्रचारक के रूप में दिन में आके सभा करते हैं, उसमें पूरा चुनाव कोरोना फैला के चले जाते हैं, रात में लौट के जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और प्रधानमंत्री बन करके सारे मुख्यमंत्रियों को दिशा निर्देश देते हैं कि कोरोना बहुत फैल रहा है, हम लोगों को फिर से पूरे टीकाकरण का उत्सव चलाना होगा। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? जो चुनाव आयोग का चल रहा है, चुनाव अभियान चल रहा है, वो कोरोना सतर्कता के तहत हो, कोरोना प्रोटोकॉल यहाँ बिल्कुल लागू हो, ये रोड शो पर रोक लगे, ये बड़ी बड़ी रैलियों पर रोक लगे, यहाँ कोविड प्रोटोकॉल हो। और दूसरा, ये हेट स्पीच के बारे में जो चुनाव आयोग का अपना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, उसके हिसाब से चुनाव आयोग के पास अपने उनके मशीनरी है। हर रैली में उनके पूरे लोग हैं जो वीडियोग्राफी करके भेज रहे हैं। आपको इंतजार क्यों करना है? दीपांकर जी, आपने अभी हेट स्पीच की बात की, ठीक है, आपने अभी हेट स्पीच की बात की। मैं इसमें एक चीज ऐड करके आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो ममता बनर्जी का भी स्टेटमेंट था कुछ दिन पुराना, इस स्टेटमेंट को लेकर भी उनको नोटिस मिला है चुनाव आयोग का, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी मुस्लिम एक हो जाएं और बीजेपी के खिलाफ वोट करें। इसको किस स्पीच की श्रेणी में रखेंगे आप?
तो वो ममता बनर्जी को उन्होंने चुनाव आयोग ने पूछा है तो ममता बनर्जी जवाब देंगी, उसका जवाब मुझे नहीं देना है। लेकिन इसके हवाले से जो नरेंद्र मोदी ने अपनी बात कह दी कि हम अगर कह दें तो हम अगर कह दें, कह करके उन्होंने अपनी बात कह दी, तो अगर ममता बनर्जी को जिस कैटेगरी में रखेंगे नरेंद्र मोदी को भी बिल्कुल उसी कैटेगरी में रखना चाहिए। ये बिल्कुल एक दोनों बराबर की कैटेगरी है और इस पर चुनाव आयोग तय कर ले किस कैटेगरी में रखना है। लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि अगर इसमें अगर हिंसा भड़काने वाली कोई बात कोई करे, अगर किसी को नफरत भड़काने वाली पैदा करने वाली कोई बात हो, कोई अगर कह दे कि भाई फलाना जाति से कि भाई इस जाति हमें वोट दो, सब फलाना जाति का समीकरण हमारे पक्ष में है, अगर ये कहना गलत अगर है दलित आदिवासी तमाम जातियों को लेकर, तब तो मुझे लगता है कि देश में चुनाव अभी जो हमारी स्थिति है, हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, हम मजदूर किसान की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, छात्र नौजवानों की बात करते हैं और बाकी बहुत सारी पार्टियां हैं जो इसी हिसाब से सोशल ग्रुप्स के हिसाब से बात करते हैं। तो उस पर तो कोई एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनना चाहिए। अगर वो बात करना बिल्कुल गलत है तो सबके लिए हो, लेकिन हमें लगता है कि उसमें भी फर्क करना चाहिए। किसी से वोट मांगना एक बात है और किसी को दूसरे के खिलाफ भड़काना, भड़काऊ भाषण करना, क्योंकि आप जब हिंसा की बात कर रहे हैं तो हिंसा जैसे महत्वपूर्ण है उसको रोकना, हिंसा भड़काने वाली भाषा और भड़काऊ भाषण उस पर रोक लगाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हिंसा को रोकना है। ठीक है, मैं जय चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं। जय चौधरी जी, मैंने ममता बनर्जी के रिएक्शन को लेकर पूछा था सवाल, उस पर बहुत क्लियरली कुछ नहीं बोला दीपांकर जी ने, लेकिन ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील की, उसको लेकर आपने शिकायत भी की है। जी रोहित जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है मुझे सर। रोहित जी, सबसे पहले तो देखिए कि ये लोग वाम फ्रंट अपने 34 साल के शासन में और तृणमूल अपने 10 साल के शासन में मुस्लिमों को एक खाली वोट बैंक समझ के रखे हैं। उन्हें नो तो शिक्षा मुहैया कराए ठीक ढंग से, नो तो उनके बच्चे को आगे कैसे पढ़े लिखे बड़े हों उनके बारे में सोचा। इनको महज एक वोट बैंक के रूप में देखा गया है। और बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी जी का कहना है कि हमारे लिए 30% भी समान है, 70% समान है, एक हाथ में गीता है तो दूसरे हाथ में कुरान है। हमें 100% में 100% जनता को लेकर के उनको उन्नति के बारे में, उनको कैसे ऊपर बढ़े, उनके कैसे संस्कार बने, कैसे पढ़े लिखे उनके बच्चे, इसके बारे में सोचना है। आज तक आज ममता बनर्जी ने 10 साल में कलमा पढ़ी है, 10 साल में वो इमाम भाता देती है, मुअज्जिन भाता देती है, लेकिन किसी मुस्लिम बच्चे गरीब बच्चे को पढ़ाई के लिए भत्ता नहीं मिलता है जिससे उनका भला उसका है। आज किसी भी धर्म गुरु को यदि हम भत्ता देते हैं, माने उनको ये देते हैं, तो उससे क्या उस समाज का क्या भला होने वाला है? उस समाज का तो भला नहीं होने वाला है, वो धर्म गुरु का भला होने वाला है। किसी भी धर्म गुरु को चलाने के लिए उस धर्म के जो अवलंबी हैं वो लोग सही हैं, सरकार को नहीं आना चाहिए। आज सरकार ने 10 साल तक उनके बारे में, लेकिन एक बात है ना, एक बात है, आप ये कहते हैं कि ममता बनर्जी ने ये कहा, तो वो भी तो ये कह रहे हैं कि वो तो आज कोर्ट करके बल्कि वो कह रही हैं कि हम जरा सा कुछ बोल दें तो हमको चुनाव आयोग को नोटिस मिल जाता है। बीजेपी नेताओं को देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं है। आज ममता बनर्जी क्या नहीं बोलती है, बोलिए ना। आज ममता बनर्जी क्या नहीं बोलती? ममता बनर्जी नहीं खाली, पूरा लेफ्ट कांग्रेस। सुनील चोपड़ा जी सुन लीजिए, आपने बोला, आप मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, सम्मानीय व्यक्ति हैं, आप सुन लीजिए। 39,000 करोड़ की चोरी की है। चोपड़ा साहब, आप ये बताओ ना, हमारे जवान मारे गए उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने कमेंट दिया क्या? आज हमारे जवान मारे गए, क्या उसके बारे में आपने सोचा? कभी बोला क्या? आपको मालूम है कि वहाँ के अखबार आपके जवानों के मरने से पहले आप वरिष्ठ व्यक्ति है, आपसे पूछना चाहती है, आपने 34 साल में बंगाल में क्या किया? आपने 34 साल में बंगाल में क्या किया? सुनील चोपड़ा जी बताइए ना। आप हमारे जवान मारे जा रहे हैं, आपने बोला क्या? सुनिए, आपने धर्म गुरु से, किसी सरकार ने एक धर्म गुरु से अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक धर्म गुरु समझौता करते हो और बीजेपी को कॉम्युनल बोलते हो। आप पे शर्म होनी चाहिए। आप अपने आप को बचाने के लिए, आपने अपने आप को बचाने के लिए, अपने दल को बचाने के लिए आप भाईजान पे सिद्दीकी से सीट का सौदा करते हो, समझौता करते हो। आपको शर्म होनी चाहिए। आपने बंगाल में क्या किया?
अब 39 करोड़ की चोरी के बाद नहीं बचोगे। बताइए ना, हमारे जवान मारे गए उसके बारे में क्या करोड़ है? की हमारे जवान मारे गए उसके बारे में आपका किसने कब कमेंट आया था? देश को नहीं मत बनाइए, देश को मत बनाइए, पब्लिक सब समझती है। ठीक है, चलिए ठीक है, छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना है, एक ब्रेक मुझे यहाँ पर। वापस अपने पैनल पर चलता हूँ, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं संजय चक्रवर्ती जी आपके पास आ रहा हूँ। हिंसा को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि पहले 3 दौर के चुनावों में हिंसा देखने को मिली, उससे पहले जो प्रचार चल रहा था उसमें भी हिंसा देखने को मिली। बीजेपी कहती है कि भाई टीएमसी वाले कर रहे हैं और टीएमसी वाले करते हैं कि बीजेपी हिंसा कर रही है, लेकिन एक फैक्ट ये है कि हिंसा तो हो रही। पहली बात तो ये है कि 8 दौर का चुनाव हुआ क्यों? सेंट्रल फोर्सेस वहां भेजी गए थे तो वो क्या कर रही वहां पे? पिछली बार कितने दौर का चुनाव था? नहीं, पिछली बार 7 दौर का, 8 तो 7 और 8 में क्या अंतर हो गया? क्यों नहीं बढ़ा? दौर बढ़ा है, आपने सेंट्रल फोर्सेस वहां पे इतने सारे लगा रखे थे। हिंसा 7 दौर ठीक था, 8 दौर कह रहे कि गलत हो गया। कहाँ से हिंसा हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कौन करवा रहा है, इसकी पूरी तरीके से जांच क्यों नहीं हो पा रही है? गजेंद्र शेखावत पर हमला किसने कराया? गजेंद्र शेखावत पर केंद्रीय मंत्री पर आज अटैक हुआ, वो किसने करवाया फिर? वही तो कह रहे हैं कि अपने पर कोई हिंसा करवा दे, कहता है कि हाँ भैया बीजेपी कार्यकर्ता ने मारा। जब बीजेपी के किसी नेता पर हिंसा हो रही है तो वो खुद करवा रहा है, और जब टीएमसी वाले के साथ हो रही है तो वो बीजेपी करवा रही है। केवल आपको बीजेपी या कांग्रेस टीएमसी दिखती है क्या? बाकी भी तो पार्टियां चुनाव लड़ रही है। लेकिन क्या है कि ये एक प्रोटोकॉल बन चुका है कि एक दूसरे पे प्रत्यारोपण करने का, और सिंपल वे से ये जो चल रहा है ये सही नहीं है। हिंसा के लिए जांच होनी चाहिए और इसके लिए जो है सेंट्रल फोर्सेस भी जो है इसे पूरी कड़ी नजर होनी चाहिए, क्योंकि जब इतने सारे दौर पे चुनाव हो रहे हैं, जब आसाम 2 दौर पे खत्म हो गया, आपके तमिलनाडु एक ही में उसमें खत्म हो गया, तो इसमें 8 दौर पे चुनाव करवाने के इसीलिए तो कराया, इसीलिए तो अब आप देखिए 8 दौर में इतनी हिंसा हो रही है तो एक दौर में क्या बवाल हो जाता है? कितनी फोर्स लाएंगे? क्यों नहीं रुक रहा है? क्यों नहीं रुक रहा है? आज निर्वाचन कमीशन खाली खून रोकने के लिए, खून की होली रोकने के लिए आज 8 चरणों में मतदान करवाया है। आप क्या बोलते हो? जहां पंचायत इलेक्शन में खून की नदियां बह जाती है, यहाँ अरे आप कहीं दूसरी जगह तो हिंसा रोक नहीं पाते और यहाँ क्या हिंसा रोकोगे? बंगाल के बाद आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, अभी आप सियासी के बारे में पूछ रहे थे, अभी आप सुनील जी से आपने सवाल पूछ रहे थे कि आपने कुछ कहा। अरे आपकी सबसे बड़ी फेलियर तो यही है कि वहाँ पे हमारे जवान मारे गए, तो कैसे मारे गए, क्यों मारे गए? ये फेलियर किसकी है? सरकार की फेलियर है। जवान क्यों मारे गए, कैसे मारे गए, इसका फेलियर सरकार है। आप सुनील जी से सवाल पूछ रहे हैं, आप कैसे वो बात कर रहे हैं? कैसे किस तरीके से आपकी वीडियो रचना, आपकी फिल्म कैसे हो गई? क्यों जवान हमारे मारे गए, वो शहीद कैसे हो गए? ये जवाब आपको देना पड़ेगा। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। और अभी भी जो है, अभी भी गृह मंत्री जी अभी भी बंगाल के दौरे में है। अभी तक वहाँ की वो पूरी रिपोर्ट लेकर के उनको वहाँ देखना चाहिए था, लेकिन दोबारा वो बंगाल की कर रहे हैं। क्योंकि पहले आपके लिए सबसे पहला है चुनाव, सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना और सिर्फ सिंपल वे से चुनाव जीतना। इसके अलावा आपके पास कोई टारगेट नहीं, किसी भी तरीके में। आज हटे रहने में आप चाहते हो, आप लोग एक प्लानिंग के तहत हिंदू मुस्लिम करते हो। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सदियों से हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहे थे, सदियों से अंग्रेजों ने तक जो है कोशिश करके देख लिया, अगर नहीं कर पाए, लेकिन आप लोगों ने 7 साल के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार पैदा कर दी। सिर्फ 7 साल लगे आप लोगों को दरार पैदा करने में। आप लोगों ने इतना जहर बोया है हिंदू मुसलमान के बीच में, आपने एक लंबी दरार खड़ी कर दी। आज हम हिंदू मुसलमान साथ में बैठ करके खाना खाने से भी डरते हैं। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है, सुनिए, ठीक है, मेरा सवाल एक ये भी है कि इस तरह की चीजें होती क्यों हैं? चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो बीजेपी करे, चाहे वो टीएमसी करे, इस तरह की चीजें क्यों होनी चाहिए? संजीव कौशिक के पास में चल रहा हूँ, ठीक है, रुकिए, आप लोगों को वक्त दिया मैंने, मुझे संजीव कौशिक के पास जाने दीजिए। संजीव जी, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई भी हो, इस तरह की अपील नहीं होनी चाहिए कि फला जो है एक हो जाए इसके अगेंस्ट वोट करे, फला जो एक हो जाए वो इसके अगेंस्ट वोट करे। इस तरह की चीजें तो कम से कम नहीं होनी चाहिए ना। आप अपना प्रचार करें, ठीक है, मुझे वोट दीजिए, ये आप कीजिए ना, लेकिन फला कम्युनिटी इसको करे, फला कम्युनिटी इसके अगेंस्ट खड़ी हो जाए, ये तरह की अपीलें ठीक नहीं है। रोक ली थी। रोहित जी, चुनाव आयोग को बहुत देर से ये बात समझ में आई और चुनाव आयोग ने जिस तरह से हस्तक्षेप किया, मैं समझता हूँ कि शुरुआती दौर से ही चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत थी। लगातार बिल्कुल नंगेपन के साथ साथ ये देखने को मिल रहा था कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। दोनों पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर के देख रही थी और कुछ कदम नहीं उठाने को तैयार थी। आज जब इस तरह की बात हुई है तो संज्ञान लिया गया
गया है और कहा गया है, जाहिर सी बात है दोनों तरफ से ये बातें होंगी और ये तो सीधे दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, जो बंगाल के चुनाव में या बंगाल के राजनीति में जो हिंसा चरित्र में जो दिखाई दे रहा है, अरे साहब 8 चरणों का चुनाव सिर्फ इसलिए किया गया था कि बहुत ज्यादा मात्रा में फोर्स उपलब्ध होंगे। एक एक चरण में चुनाव बड़े आराम से बंदूकों के संगीनों के साए में कराए जाएंगे और हिंसा की मात्रा कम होगी। हिंसा देखने को नहीं मिलेगा, जबरदस्ती कोई नहीं कर पाएगा। क्या हो गया? सब कुछ तो वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। तो आखिर ये चुनाव आयोग सक्षम क्यों नहीं है? क्यों नहीं वो कदम उठाने में सक्षम हो पा रही है? आखिर उसके ऊपर प्रेशर क्या है? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या यदि विपक्षी पार्टियां या वहां की पार्टी यदि टीएमसी ये आरोप लगा रही है कि एक लंबा वक्त तक चुनाव को खींचने के पीछे भारतीय जनता पार्टी अपने संसाधनों का उपयोग करके अपने बड़े बड़े नेताओं को उतार करके और चुनाव को प्रभावित करने या अपने पक्ष पर झुकाने का प्रयास की और इस वजह से एक लंबा समय दिया गया, वो यदि ये आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोप में कहीं कोई सच्चाई दिखाई दे रही है ना? यदि हिंसा ही रोकने की बात होती तो वो रुक जाना चाहिए था। सब कुछ ज्यों कहते होता है। सुमन अर्पण जी इसका जवाब देना चाहेंगी? जी बिल्कुल। आज मैं ये कहना चाहूंगी संजीव कौशिक जी, सबसे पहली बात तो मैं आपकी बात को मानती हूँ कि जो चुनाव आयोग है वो मुझे लग रहा है कि शायद कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है सुमन जी के, आवाज पहले भी ठीक नहीं आ रही थी, अभी नहीं आ रही है। सुनीत चोपड़ा जी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। सुनीत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बात कर लीजिए, रख लीजिए, फिर मैं सुमन जी के पास दोबारा चलूंगा अगर कनेक्शन ठीक रहता है उनका। तो मैं तो इतना कहना चाह रहा था तो इतना कहना चाह रहा था कि ये काम इसीलिए हुआ है कि आराम से इनके नेता आग जलाएं बंगाल में। हमने देखा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैसे फजलुल हक की सरकार में थे और सबसे गंदी राइट हुई कलकत्ते में उस वक्त। महात्मा गांधी को नोआखाली जाना पड़ा, उन्होंने रोक लिया, लेकिन ये लोग रोकना नहीं चाहते हैं। तभी भी 8 चरण हो गए हैं, रुकता नहीं है। जय चौधरी जी बताइए क्यों नहीं रुक पा रहा है? समझ लीजिए, ये अपने आप आग जला रहे हैं। सुन लिए ना आरोप और उंगलियां किस तरफ उठ रही हैं? जय चौधरी पे हमला किसने करवाया था? आनंद मार्गियों को जिंदा जलाया किसने था? उस पे भी बोले कम से कम। आज सीआरपीएफ जवान को मारा जा रहा है, उसके बारे में भी कम से कम बोले, अपने टिप्पणियां करें। आप वरिष्ठ आदमी हो, आपके मुंह से जनता ये जो जवानों की बात है, 1 महीना तुम्हारे अखबारों ने आग जलाई थी। नहीं, तो इसका मतलब सही है ना? आप उसकी तुम्हारे लोकल अखबारों ने 1 महीना से आग जलाई है। पढ़ लो, मैं तो बोल रहा हूँ, पढ़ लो, आप लोग का पढ़ लो। कांग्रेस सीपीएम तुमने करवाया है पुलवामा की तरह इलेक्शन के दौरान। जितने नेता पुलवामा की तरह इलेक्शन के दौरान प्रभावित कर सके, वरना जब तमिलनाडु जैसे बड़े प्रदेश के अंदर एक दिन में चुनाव हो सकता है तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता था? अगर बंगाल में एक बार में चुनाव हो जाता तो इनको ज्यादा से ज्यादा रैलियां कराने का मौका ना मिल पाता है। और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा रैलियां करा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सके, तभी जो है इसको इतने सारे चरणों में इलेक्शन करवाना पड़ा। आप लोगों को पता है क्या? आप कई बंगाल में आइए, बंगाल में एक छोटी सी पंचायत इलेक्शन होती है, उसमें खून की होली खेली जाती है। ज्यादा से ज्यादा आग भड़काने के लिए काम किया जा रहा है। आज भी आप लोगों ने दक्षिण बंगाल में भी है, उत्तरी बंगाल में भी है। क्यों? कभी मुंह के बारे में खोलिए, कभी मुंह देश आप इतनी सीनियर व्यक्ति और मोदी अपनी रैली वहाँ कर रहा है जहाँ चुनाव पास में हो रहे हैं। जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ पे 90-100 किलोमीटर दूर पे उनकी रैलियां जरूर होती है, निश्चित रूप से होती है। ठीक है, एक प्रदेश के अंदर पिछले सिर्फ 3 महीने के अंदर मोदी जी ने 7 या 8 रैलियां की हुई है। बता दे, कोई भी ऐसा प्रदेश बता दे जहाँ पे वो इतनी बार गए हो, कोई ऐसा प्रदेश बता दे जहाँ पे इतनी बार गए। और अभी 15 वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंपल वे से और वोटों को प्रभावित ध्रुवीकरण करने के लिए। आज चुनाव आयोग में सवाल इसलिए उठा है, ममता जी को नोटिस मिला था तो आपको मोदी जी को नोटिस क्यों नहीं मिला? उन्होंने जो है नाक को घुमा करके सीधे ना पकड़, उन्होंने घुमा के पकड़ लिया। लेकिन एक तरीके से उन्होंने संदेश दे दिया कि क्या उनको क्या कहना चाहिए था, उन्होंने कह दिया, क्योंकि वो तो बातों के माहिर आदमी है ना, बातों के एकदम बहुत माहिर आदमी है। उनको पता है कि किस तरीके से हमें अपनी बातों को अपना प्रेजेंटेशन देना है। इसको बहुत आराम से जो है वो प्रेजेंटेशन देते हैं। और आज तक मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ बड़ी से बड़ी बातें ही की हैं और कुछ नहीं है। कुछ पहले से आपकी
मैं अभी एक चीज पूछना चाहता हूँ, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी ने कहा था कि सोनार बांग्ला बना देंगे। बांग्लादेश में जाके 282 गाँव दिए थे, एक गाँव बता दीजिए जिसको आपने सोना बनाया, एक गाँव बताइए जो 2014 में आपने गोल्ड में दिया था, एक गाँव बता दीजिए जिसको आपने सोने का बना दिया है। कोई एक गांव बताइए जिसका आपने पूरी तरीके से विकास किया। आपके पास तो विकास का कोई एजेंडा है ही नहीं और सिंपल में से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज देश में कोरोना के चक्कर में आज वैक्सीन की कमी पड़ गई और आप जो है विदेशों को फ्री में वैक्सीन बांट रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? चोरी में भी फंसे हो, डकैती में भी फंसे हो, इंटरनेशनल छवि बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। देश की जनता के साथ क्या हो रहा है आपको नहीं बताना चाहते। आपने 4 MP उतार दिए, अब वो MP अगर जो है विधायक बन जाते हैं, आप दोबारा फिर से चुनाव करवाना चाहेंगे, आप जनता पर फिर से एक बोझ डालना चाहते हैं और आपको किसी भी तरीके से इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि MP को अगर दोबारा इलेक्शन में लड़ना पड़ेगा तो 4 जो उपचुनाव होगा उसका खर्चा कौन झेलेगा? वो जनता झेलेगी। जनता के ऊपर एक और बोझ डालेंगे। वैसे ही इससे महंगाई से बेरोजगारी से जनता परेशान है। संजय जी, पड़ता बीजेपी को किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है, उसकी जिम्मेदारी उस पर छोड़ दी जाए। ये तो उनकी अपनी चुनावी रणनीति है, किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। अब वो टीएमसी से पूछ के तो लड़ाएंगे नहीं। जब भी चुनाव होता है जनता के कर्जे कर से जो है पैसा जाता है, जनता का कर देते हैं तभी से उससे चुनाव होता है। अभी 1 लाख करोड़ का खर्चा हो रहा है तो वो जनता का पैसा ही खर्चा हो रहा है। जो किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है ये भी जो है सरकार को सोचना चाहिए था। किसको लड़ाना चाहिए? ऐसे इंसान को ऐसे क्या है उनके पास और कोई कैंडिडेट नहीं था जो 4 सांसद उतार दिए। वही अच्छा है क्या? आप लोग क्या चाहते हो कि 2 चरण में मतदान हो और खून की नदियां बह जाए? जब ममता बनर्जी विपक्ष में बैठी 39,000 करोड़ रुपया राफेल डील में चोरी का लिया गया है। आप जैसा वरिष्ठ आदमी CRPF के खून पे चुप रहता है। आप चुप करिए। आप जनता आपसे पूछना चाहती है, क्या यही आपका विचारधारा है? यही दोहरी मानसिकता है? अपने आप को आप लोग धर्मनिरपेक्ष बताते हो और दूसरी तरफ आप लोग धर्मगुरु से अब्बास सिद्दीकी से आप लोग सारे विकास के नाम पे एक गांव बता दो जो 2014 में आप लोगों ने गोद में लिया था। विकास के नाम पे एक गांव बताओ। अरे सोने का बंगला क्या बनाओगे? अरे एक गांव तो आपने सोने का बनाया नहीं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। मैं संजीव कौशिक जी के पास चल रहा हूँ। संजीव कौशिक जी के पास चल रहा हूँ, राजनीतिक विश्लेषक है। संजीव जी, एक चीज है वो हर बार के चरण में उठती है और एक बार फिर से क्योंकि उठा वो सवाल मेरे दिमाग में फिर से इसलिए आया क्योंकि अमित शाह ने अभी उसको लेकर बिगाड़ राहुल गांधी को लेकर और कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बड़ी कंफ्यूज पार्टी है और राहुल गांधी यहाँ आते नहीं है क्योंकि उन्हें डर है, वो डरते हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। उन्हें पता है यहां से कुछ नहीं मिलेगा मुझे। क्यों नहीं आए एक बार भी अभी तक? बहुत मायने रखता है। राहुल गांधी यदि नहीं जा रहे हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक के एक समीकरण के आधार पे ही वो नहीं जा रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं जाएंगे। बाकी जगहों पे जहां पे इलेक्शन थे वो इलेक्शन अब खत्म हो चुके हैं। निश्चित तौर पे अब राहुल गांधी की सक्रियता बढ़ेगी। प्रियंका की भी बढ़ने वाली थी लेकिन वो कोविड की वजह से थोड़ी सी भूमिगत हो गई है या फिर क्वारंटाइन हो गई है वो। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी चर्चा लगातार हो रही है बंगाल की राजनीति में, आखिर जिस तरह से धर्म का समावेश हुआ शुरुआती दौर से ही, क्यों नहीं चुनाव आयोग ने डंडे चलाए? क्यों जानबूझ करके धार्मिक ध्रुवीकरण का मौका दिया? क्योंकि दोनों पार्टियों की बात में कर रहा हूँ, किसी एक की बात में नहीं कर रहा। यदि एक पार्टी ने धर्म की बात की तो दूसरे ने भी उसी तरह की बात की। तो ये जो समीकरण बनता चला गया, जानबूझ करके इसको हवा देने की कोशिश हुई और चुनाव आयोग ने भी एक तरह से खुले तौर पे छोड़ दिया क्योंकि इस धार्मिक ध्रुवीकरण में भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि आरोप लग रहा है और दिखाई भी दे रहा है, उसे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा था। इस वजह से ये आरोप लगना स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के वजह से चुनाव आयोग ने एक छूट दी, ढील दी और आज ये नौबत आ गई। अभी भी चुनाव आयोग सख्ती से, ईमानदारी पूर्वक, दोनों पार्टियों की बात मैं कर रहा हूं, चाबुक चलाने की जरूरत है लेकिन अभी भी वो ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करती है। एक के ऊपर सख्ती दिखाती हुई दिख रही है और दूसरे की तरफ ढील देती हुई दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पे चुनाव आयोग की निष्पक्षता घेरे में है। 2019 के इलेक्शन में हमने देखा है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेते हुए देश के शीर्ष अदालत को इसमें इंटरफेयर करने की नौबत आ गई थी। उन्होंने कहा था कि आप इस तरह के संज्ञान विपक्षी पार्टियों के शिकायत का संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? तो निश्चित तौर पर ये एक स्वतंत्र संस्था है, इसके इकबाल में यदि कोई क्षरण होता है या उसके साथ पे कोई प्रश्न खड़ा करने का मौका किसी को मिलता है, ये भविष्य के लिए बेहतर नहीं है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस ठीक है। मैं एक रिएक्शन सुनील चोपड़ा जी, सुनील जी आपसे एक रिएक्शन में लेना चाहूंगा कि चाहे वो लेफ्ट का शासन रहा हो 34 साल का या वो ममता बनर्जी का 10 साल का शासन रहा हो, लेकिन हमेशा से ये देखने को मिला है बंगाल में कि रक्त चरित्र हमेशा से रहा है।
लेफ्ट के शासन के इसी रक्त चरित्र को लेकर ममता बनर्जी ने कहा था जब मैं आऊंगी तो ये सब बदल जाएगा, ये सब बदल जाएगा, लेकिन बदला तो कुछ भी नहीं है। ये कभी बदलेगा? इसलिए नहीं बदला क्योंकि आप जानते हैं कि जब ममता जी आई थी पहली बार, वो एक बार रेल मंत्री बीजेपी की रह के आई थी, तो उनको मालूम था कि उनके पीछे पीछे किसी ने आना है, लेकिन वो इतनी जल्दी में आ गए कि झगड़ा हो गया। जी, अब मेरा ये कहना है कि आप हिंदुस्तान की जनता को आपस में मत लड़ाओ, जनता मालिक है और हमें पता चलेगा 2 मई को कि कौन जीता है। अभी तक किसी को नहीं मालूम है कि कौन जीता है। बीजेपी 3rd नंबर पे आ रही है। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो इस वक्त चल रहा है बंगाल में, कल क्योंकि इलेक्शन भी है, उस पर अपनी बात आप सब लोगों ने रखी, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।